गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में बुद्धि चैप्टर नंबर 3। बुद्धि अर्थात क्या? बुद्धि मीन्स आप लोगों को ऐसा मन में होता होगा कि बुद्धि तो हम सब में है ही, तो उसको क्यों पढ़ने का। तो अपने को उसके बारे में पूरी डिटेल जानने की है। बुद्धि मीन्स कि जो पृथ्वी पर जो समग्र जीव सृष्टि है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो जीव है वो मनुष्य है। अन्य प्राणियों की तुलना में प्राचीन काल से बुद्धि नानात्मक प्रक्रियाओं में विशेष रुचि का विषय है। मानवी जो है वो कहा जाता है कि मानवी के लिए बुद्धि यस्य बलं तस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। तो मनोविज्ञान के विषय में बुद्धि के बारे में एक पूरी चर्चा का विषय है। व्यक्तियों के जो आधार है उस पर अलग अलग वर्गों में उसको बांटा जाता है। व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, कुछ व्यक्ति सामान्य बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि के, कुछ ज़्यादा अति उच्च बुद्धि यानी कुछ जड़ भी कहलाते हैं। तो बहुत उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर विभिन्न मत अलग अलग मनोवैज्ञानिक उसके बारे में बोलते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षण जो विद है उनके लिए भी बुद्धि एक वाद विवाद का विषय बन गया है। जैसे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग उन्होंने प्रयास किए और उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से बुद्धि के बारे में व्याख्याएं की है। बुद्धि अर्थात क्या है? तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि उत्क्रांति की जो शुरुआत हुई उसकी श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है और उसकी मस्तिष्क की रचना भी अन्य प्राणियों की तुलना में ज़्यादा अधिक विकसित है। परिणाम स्वरूप वो क्या कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुत्ता बैठा है और सामने मनुष्य है, तो मनुष्य और कुत्ते में उतना तो डिफरेंट है कि कोई परिस्थिति ऐसी है तो वो तर्क कर सकता है। कुत्ता समझ सकता है ज़रूर, पर वो मनुष्य से ज़्यादा नहीं। वो तर्क कर सकता है, विचारणा कर सकता है, कल्पना कर सकता है, याद रख सकता है, सभी मानसिक क्षमता रखता है ये। तो विविध मानसिक क्षमताओं में बुद्धि भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ऐसा कहा जाता है, सामान्य रूप से अपने कहते हैं ना रोज के आए दिन कि घर में शायद आपको मम्मी पापा कभी कभी गुस्से में, उसमें तो बुद्धि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पलक नाम की लड़की है या कोई रोहन नाम का लड़का है, तो उसको मम्मी पापा बोले ये रोहन में तो बुद्धि नहीं है या पलक में तो बुद्धि नहीं है। ऐसा अक्ल, सयानापन, चातुर्य, मति, विवेक, होशियारी, समझदारी बुद्धि के लिए आदि पर्यायवाची शब्द यूज होते हैं, यानी कि उसका उपयोग किया जाता है अपने रोज बरोज के आए दिन नित्य बातचीत में। अपने ये सब होशियारी, समझदार ही नहीं है, होशियार नहीं है, ऐसे शब्द, या है ये बहुत होशियार है, चालाक है, चतुर है, तो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो वो एक पर्याय है बुद्धि का। तो बुद्धि को समझना एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। व्यवहारिक रूप से देखें तो उसको समझ प्रदान को व्यवहार करने से ही पता चलता है। अपने रूटीन के क्रिया करते, ब्रश करना, शरीर को स्वच्छ रखते, कपड़े योग्य रूप से पहनते हैं, ये सब समझ है। दिन रात, तारीख तिथि त्यौहार की आदि समझ वो व्यक्ति उसके साथ साथ समाज में रहते हैं तो उसका जो संबंध अनुसार खेलकूद स्पर्धाओं में उसकी अलग अलग जगह जीवन में आने वाली सरल या कठिन समस्याओं में उसमें से हल निकालना, उसके गाणितिक वैज्ञानिक नियमों की गुढ़ता को परखना, समझना आदि सब बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आवेगिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि तमाम व्यवहार से संबंधित बुद्धि है। व्यक्ति में बुद्धि क्षमता मापन के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि कितनी है कौन से व्यक्ति में, तो आप लोग मानते हो कि बुद्धि मापी जा सकती है? शायद ऐसा कहते होंगे, कैसे नहीं मापी जाती है? कोई मन में ऐसा सवाल आते हैं, पर ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग व्यक्ति के अंदर रही हुई जो बुद्धि है उसकी मापन के लिए अलग अलग कसौटियों की रचना की है। तो उसमें जो कसौटी के रूप में वो जो है उसमें प्राप्तांक के आधार पर व्यक्ति की कितनी बुद्धि क्षमता रखता है वो पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस व्यक्ति को जो कसौटी दी जाए और उसमें उसकी क्षमता मापनी है तो उसके प्राप्तांक कितने आते हैं उसके आधार से उसको कहा जाता है कि वो उसके अंदर अति बुद्धि मंद है या मंद बुद्धि का है, अति मंद है या सामान्य है या प्रतिभा संपन्न है।
तो ऐसे अलग अलग ग्रुप से उसको वर्गीकरण किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि की उसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसके व्यवहार को समझने के लिए अलग अलग व्याख्या दी है। तो बुद्धि की व्याख्या है, तो ऐसा कहते हैं कि 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने व्यक्ति के बीच रही हुई भिन्नता के आधार पर बुद्धि की व्याख्या देने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। किसने किया था? एबिंगहॉस ने। कौन सी साल में? 1879 में सर्वप्रथम प्रयास बुद्धि की व्याख्या देने का एबिंगहॉस ने किया था। व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता है उसको समझकर उसके आधार पर व्याख्या देने का प्रयत्न किया था। बुद्धि शब्द कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में के कौन से शब्द बुद्ध धातु में से उत्पन्न हुआ है? बुद्ध अर्थात समझना या ज्ञान प्राप्त करना। इसके आधार पर बुद्धि अर्थात समझना या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बुद्धि के लिए अंग्रेजी में इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग होता है। यह शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेर क्रियापद से बना हुआ है। तो इंटेलिजेर यानी समझना। इस तरह बुद्धि अर्थात समझ शक्ति। बुद्धि की व्याख्या है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। जोड़नी कोष के अनुसार है बुद्धि अर्थात वस्तु को जानने की, चित्त की, आकलन की समझ सकती। चित्त मीन्स कि अपना मन है उसकी जो समझ सकती है वो कौन? गुजराती जोड़नी कोष में के आधार पर है। बीने और साइमन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो बुद्धि की व्याख्या दी है ऐसा कहा है कि बुद्धि अर्थात अच्छी तरह समझने, योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति है। तो कोई मानो कि फॉर एग्जांपल अपने सामने कोई समस्या आ जाती है तो अपने क्या करते हैं, उसको पहले समझते हैं, फिर तर्क करते हैं और बाद में क्या करते हैं, अपने निर्णय लेते हैं। तो वो क्या है, व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की बुद्धि होगी उस प्रकार का वो आकलन करेगा, समझेगा, समझने के बाद वो निर्णय लेगा और अब क्या करना है वो आगे क्रिया करेगा। तो वो बीने और साइमन नाम के मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। उसके बाद है टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की व्याख्या दी है। बुद्धि की व्याख्या वो कहते हैं कि व्यक्ति जितनी मात्रा में अमूर्त रूप से विचार करने की शक्ति रखता है उतनी ही मात्रा में वह बुद्धिमान होता है। अमूर्त मीन्स कि जो अपने सामने दिखता नहीं है वो, यानी तो भी वो अपने दिमाग से जो उसका चलता है और वो क्रिया जो दिखता है वो नहीं, पर उसके अलावा भी जो समझ मानो कि सामने उसको दिखता नहीं है पर वो सॉल्यूशन उसमें से ढूंढता है, यानी जो नहीं दिखता है उसे अमूर्त कहते हैं। तो जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अमूर्त रूप से विचार करने की शक्ति रखता है उतनी ही मात्रा में वो बुद्धिमान होता है, ऐसा टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आगे का व्याख्या है वेक्सलर ने दी है। वेक्सलर कहते हैं कि व्यक्ति की समग्र लक्ष्य शक्ति जिसके द्वारा वह ध्येयपूर्वक कार्य कर सके, तार्किक रूप से विचार कर सके और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से वो व्यवहार कर सके, उसे बुद्धि कहते हैं। तो ये वेक्सलर नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसकी सार्वजनिक समग्र लक्ष्य शक्ति है और वो उद्देश्यपूर्वक ध्येयपूर्वक कार्य कर सके। जो समग्र व्यक्ति के अंदर जो पूरी शक्ति है वो फिर जो ध्येय है उसके लिए कार्य कर सकते, तार्किक रूप से विचार भी कर सके और आसपास के माहौल के साथ व्यवहार अच्छे से प्रभावी ढंग से कर सके, उसे वेक्सलर नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसे बुद्धि कहते हैं। आगे है गार्डनर नाम के मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि अर्थात क्या, तो बुद्धि अर्थात एक या अधिक सांस्कृतिक परिवेशों में महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने तथा मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण करने की शक्ति या कौशल्य। मीन्स कि गार्डनर ऐसा कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवेश, अलग अलग संस्कृति है उसमें से जो समस्याएं हैं उसको हल करने तथा मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, यानी मनुष्य ही वो पूरी सृष्टि में जो अपने आप नज़र करेंगे तो नई नई वस्तुओं का निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है। तो ये जो निर्माण करने की शक्ति है उसे ही व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये समय चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के लिए लोग अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपनी बुद्धि को लगाकर वो प्रयोग करते जाते हैं, रिसर्च करते जाते हैं और दवाई को खोज करने की
प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो जो खोज करने की, निर्माण करने की और बाद में जो दवाई निकल जाएगी उसे कहेंगे, वो उनकी हर एक व्यक्ति, उसकी व्यक्ति की बुद्धि के आधार पर डिपेंडिंग रखता है। आगे है स्टर्नबर्ग नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि अर्थात पर्यावरण के किसी भी संदर्भ के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए तथा उसे दिशा देने के लिए अथवा उसे पसंद करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति। यानी जो संदर्भ है, पर्यावरण है, उसके साथ क्या करना है, एडजस्ट होना है और उसे दिशा देनी है और उसे पसंद करना है, उसमें से आवश्यक, उससे ही मानसिक शक्ति कहते हैं। जेपी दास नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि तमाम बौद्धिक बोधन प्रक्रियाओं का जोड़ यानी संगठन है। आयोजन, जानकारी, संकेतों में आंकलन, ध्यान आदि का समावेश होता है। तो ये सभी बुद्धि की व्याख्याएं हुई। आगे बुद्धि का स्वरूप अपने बाद में देखेंगे, पर आपको ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की व्याख्याएं ज़्यादातर याद रखनी है। उसमें सबसे अधिकतर जो पूछी जाने वाली है टर्मन और वेक्सलर या बीने और साइमन की व्याख्या जो ज़्यादातर पूछी जाती है, तो वो आपको खास याद करनी है। तो ये सभी आपको नोटबुक में, चौपड़े में लिखनी है और आगे के वीडियो में आपको मैं बुद्धि का स्वरूप समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है।